Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जब पीक करता है आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आपका सारी दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस इधर उधर भाग जाते हैं जैसे एग्जाम पास आता है। और ये बहुत क्रूशियल टाइम भी है, जो ये लगभग एक महीना अभी भी मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि शायद सेकेंड वीक से शुरू होंगे एग्जाम्स, होने को हो जाए फर्स्ट से, बट दैट्स व्हाट आई फील। या अगर लास्ट ईयर की भी बात करें तो पैटर्न जो है यही रहा है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया हैं। कोई कह रहा है नोट्स अभी तक नहीं मिले हैं। नोट्स 26 पेज से 42 पेज हो चुके हैं और थोड़ा सा और इंतजार, कल जो है वो मिल जाएंगे। और ना सिर्फ सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश परसों दे देंगे, ईवीएस उसके नेक्स्ट डे, डोंट वरी। फिर मैथ्स पेडागोजी बचेगा यार, मैथ्स पेडागोजी पे और एक बार, है ना। अगर हम बात करें किस चीज़ की, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है आज, इजी क्वेश्चन है। मतलब मुझे जो लगा, एक बार ये सेट पे मैंने नजर मारी तो मुझे आसान लगा। अगर 30 आउट ऑफ 30 आप लोगों के इस सेट में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। 25 तो आने चाहिए, एटलीस्ट 27 तो आने चाहिए। और अगर 27 भी ना आए तो क्या कर सकते हैं, दोबारा से कोशिश कीजिएगा, अगले सेट में लाइएगा, है ना। खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। और टेलीग्राम पे कल जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें नहीं पूछा था, तो वो मैंने गलती से वो मार्क कर दिया था, जो नहीं वाला की जगह दूसरा, तो वो मैं सही आंसर मार्क करके आपको नेक्स्ट टाइम जब हिंदी पेडागोजी करेंगे तो वो एक बार बता भी दूंगी। और टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ अभी पेंडिंग है, मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। पढ़िएगा क्वेश्चन, पोल में दीजिएगा जवाब। 30 क्वेश्चन से प्रॉपर एक एनालिसिस रखेंगे ताकि आपको मदद मिल सके चीज़ों को करने में, समझने में, सीखने में। आसान क्वेश्चन है। अगेन आप सभी की मैं उम्मीद करती हूँ कि 25 से कम किसी के नंबर नहीं आएंगे। आज के सेट में अगर 25 से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हम लैग कर रहे हैं कहीं, मतलब हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। इससे इजी सेट शायद ही मुझे कहीं दिखा हो अब तक, जितने भी सेट्स हमने किए हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग ऋतिक। चलिए, अब बहुत 2 दिनों से आप लोग बहुत मस्ती मजे में हैं, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए एकदम, है ना, एकदम सीरियस हो जाइए। वैसे सीरियसली ही हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी बाल विकास में जब हम बात करते हैं, बच्चे के विकास की जब हम बात करते हैं, तो जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी है, आनुवांशिकता है और वातावरण है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। ख्याल बहुत ही नेक है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वुडवर्थ कहते हैं विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज फिक्स्ड, यानी जो परिवेश की भूमिका है वो क्या है, फिक्स्ड है। जबकि हमें पता है हेरिडिटी स्टैटिक होता है या फिक्स्ड होता है, जबकि एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। एनवायरमेंट कभी फिक्स रह ही नहीं सकता। आप एक रूम को भी हमेशा एक जैसा रखना चाहें, वो रह नहीं पाएगा, उसमें परिवर्तन आएंगे ही, है ना। तो एनवायरमेंट तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, डायनामिक है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। बट हाँ, हेरिडिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी आंखों का रंग नीला है और आप कहें नहीं काले वाली चाहिए थी मम्मी, क्या कर दिया, फिर से ठीक करो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो हम ये कहें कि जो रोल है एनवायरमेंट का वो फिक्स है, ये कहना बिल्कुल गलत बात होगी। वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर्ड, हेरिडिटी का इम्पैक्ट ऑल्टर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते ये वाले मम्मी पापा पसंद नहीं थे, उन वाले अंकल के घर पैदा होना था, वो तो अपने बच्चे को तुरंत फोन दिला देते हैं, है ना। अब तो हो गया जो होना था, आपका डीएनए, आपकी जेनेटिक्स सब सेट हैं, स्टैटिक हैं, चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। ऊपर से लेंस लगवा सकते हैं, कोई सर्जरी करा सकते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, क्योंकि आप कोई मूवी में आपको कोई एक्टिंग नहीं करनी है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, सादा जीवन जिएंगे उच्च विचार के साथ। बी ऑप्शन है, द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट, बाकी किसी का मन करे तो करा लो यार। द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले मच रोल। ऐसा कैसे कह देंगे हम कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि कितनी भी अच्छी हेरिडिटी है, अगर एनवायरमेंट मिला ही नहीं तो जिसको बनना था कुछ और, मान लीजिए बच्चे में क्षमता थी कि वो बहुत ही उच्च पद पे जाए, जीवन में बहुत अच्छा करे, बनना था आईपीएस, बन गए गुंडे आसपास पूरे माहौल में, तो एनवायरमेंट का पंगा हो गया ना। चाहे ब्रेन कितना भी तेज था, लेकिन गड़बड़ हो गई। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। फिक्स्ड नहीं है दोनों का रोल, डायनामिक है इसमें एनवायरमेंट, और दोनों मिलकर के प्रतिक्रिया देते हैं। डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि 62% लोग। इससे इजी क्वेश्चन धरती पे था जो हमने कल किया था, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी सिर्फ 62% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों?
द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। यानी क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट के किस एस्पेक्ट की बात हो रही है। किसी एस्पेक्ट में हेरिडिटी ज्यादा डोमिनेंट होती है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ, समझदार बात कर रहा है, एकदम बैलेंस्ड वे में। हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, यानी विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। बच जाओगी तुम आज। निशा आई है, 2 दिन से बीमार थी, 2 नहीं 3-4 दिन हो गए मुझे लग रहा है। इसने कहा था मैं आऊंगी नहीं मंडे को, मैं तो शॉपिंग करने जाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, डांस करूंगी, फलाना करूंगी। मैंने भी नहीं पूछा, ठीक है जब आएगी आ जाएगी। आज आके बता रही मैं दुनिया से चली जाती, तुमने पूछा ही नहीं। अब बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है। जीवन में ना आजादी बर्दाश्त है। देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इतने खांस के आपको आज खांसी की आवाज आए तो समझ जाइएगा, निशा है पीछे, उम्र हो गई है, उम्र दराज लोग अब इस उम्र में खांसना नॉर्मल है, तो आप इसको माफ कीजिएगा। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, जिसमें जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वो कैसा फैक्टर है? स्टैटिक फैक्टर है, यानी स्थिर फैक्टर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है? स्थिर फैक्टर है, फिक्स्ड काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं कहना चाहिए बट कह सकते हैं। और जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर चले जाएंगे, शहर में रहते हैं, कल आप कुछ और कर रहे हैं, तो नौकरी लगी कहीं और चले गए, बिजनेस किया कहीं और चले गए, कुछ और किया कहीं और चले गए। यानी एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हम ये कह सकते हैं या हम कर सकते हैं खुद से। हेरिडिटी आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा प्रभावित करते हैं। एनवायरनमेंट में आपका न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये एनवायरनमेंट का हिस्सा ज्यादा है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? एक बेस तैयार कर देती है आपके लिए कि आपकी हायर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। ये आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी, डेवलपमेंट, उसके बीच में आप खेलते रहते हैं एनवायरनमेंट की सहायता से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझिएगा क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। निशा जी को देखा जाएगा मैम, दीजिएगा मैम नोट के बदले। हाँ, बहुत अच्छा जोक था, बहुत हंसी आई, अभी तक हंस रही हूँ। निशा दीदी को सामने लेके आओ। आज तो नहीं ला पाएंगे, जितना ये टोपी वोपी लगा के कंबल वम्बल ओढ़ के बैठी है, तो किसी और दिन लाएंगे। अभी तो पोल लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। बॉटल वॉटल चाहिए, कुछ पानी वानी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के चरणों के संदर्भ में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के संदर्भ में, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years इज कॉल्ड, यानी 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? बताइएगा। 2 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था कब तक होती है? चाइल्डहुड। कोई बताना पसंद करेगा? अब ये मत कहने लग जाना कि अर्ली के लेटर। अगर सिर्फ चाइल्डहुड पूछे तो 2 से 12 वर्ष। इसको 2 भागों में विभाजित किया है। अर्ली यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और 6 से 12 है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, जिसको स्कूल एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ? अर्ली चाइल्डहुड। बहुत ही खुशी की बात है, 80% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। मिडिल चाइल्डहुड होगा 5 साल से, या अगर हम कहें कई बार 8 से 11 जनरली आपको दे देते हैं। इन्फेंसी जन्म से 2, एडोलसेंस है 12 से 18 या 13 to 19 भी आपको मिल जाएगा कई जगह। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 होता है वैसे। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ। ये वही अर्ली चाइल्डहुड है जिसको हम टॉय एज या प्ले एज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट समझते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। गतिक विकास कि आप में दौड़ने, भागने, चीजों को पकड़ने, कैच करने, इन सब की क्षमताएं। मोटर डेवलपमेंट यानी गति से संबंधित विकास। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, यानी बॉडी के, मान लीजिए बॉडी है, इसका सेंटर है, टुवर्ड्स दी एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज क्या है? हाथ की उंगलियां, है ना, बिल्कुल। पैर है तो वहां पे भी बिल्कुल जो एक्सट्रीमिटीज है, लेकिन सेंटर से जा रहा है ये, ऐसा नहीं है सर से नीचे की ओर नहीं बोला। अगर हेड टू टो बोल दे तो हेड ये है, टो इधर है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या? लॉन्गिट्यूडिनल, या इसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, जो ए ऑप्शन है। लेकिन हमसे सेंटर से पूछा है कि बॉडी के सेंटर से एक्सट्रीमिटीज, सीमाओं की ओर, इसको नियर टू फार भी पूछ सकता था, केंद्र से
दूर भी कह सकते हैं और नियर टू फार भी कह सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। अधोगामी यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल, शीर्षगामी जो है वो हेड टू टो है कि बच्चा पहले अपनी सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बाकी का पार्ट। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल इज द राइट आंसर। ये तो एक क्वेश्चन आता ही है दिशा के सिद्धांत पे, इसको तो आप अच्छे से समझ के रखिए। बाकी और कोई पॉइंट था नहीं यहाँ। दिशा के सिद्धांत में 2 ही दिशा पढ़ते हैं हम, एक प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक सेफेलोकॉर्डल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एकदम रिहा है ना, रिया है वैसे ये, बट ये फैशन में आजकल जो ज्यादा अंग्रेज लोग हैं वो कैसे लिखते हैं अपने बच्चों के नाम में, जबरदस्ती एक एच ई कुछ तो लगा देते हैं ना, जबरदस्ती नहीं मतलब थोड़ा ठीक है, एलीट मानेंगे हम। ये जो रिया है ये क्या है, एलीट है, ठीक है, एकदम क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हो रहा है। रिया अ 4-year-old गर्ल गॉट स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स व्हेन शी रिफ्यूज टू ईट हर वेजिटेबल्स। यानी 4 साल की बच्ची है रिया। अब रिया HEA है या RIYA है, जो भी है, बट डांट पड़ रही है रिया को, इतनी बात पक्की है, ठीक है। तो 4-year-old गर्ल रिया गॉट स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स, पेरेंट्स ने लगा दी डांट। व्हेन शी रिफ्यूज टू ईट हर वेजिटेबल्स, जब उसने कहा कि मेरे को ना ये फूल पत्तियां नहीं खानी, बर्गर खिला दो आज तो, ठीक। ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले, यानी जब बच्ची खेल रही है, मेक बिलीव प्ले जिसको हम कहते हैं प्याजे की भाषा में, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, हर बिहेवियर डेपिक्ट्स। रिया ने क्या किया, वो डॉक्टर नहीं खेलते, जैसे घर घर खेल रहा है कोई, डॉक्टर खेल रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, मेक बिलीव प्ले ही कहते हैं, कि आप वैसे वो रोल धारण कर लेते हैं और उस तरह से आप प्ले कर रहे हैं जैसे कि आप रियल में वो कैरेक्टर हैं या वैसी सिचुएशन में हैं। तो रिया जब मेक बिलीव प्ले में अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रही है तो उनको भी वो वैसे ही कर रही है, या अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको पता है जब खाना नहीं खा रहे तो मम्मी डांटती हैं, तो वो भी अपनी गुड़िया गुड्डे को या अपने दोस्त को, जिसको भी बच्चे बनाया हुआ है घर घर खेलने में, उनको डांट रही है। अच्छा ऐसे कैसे नहीं खाओगे वेजिटेबल, क्या है ये बताइएगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी है मैचुरेशन है, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। जेनेटिक प्रोग्रामिंग जैसा कुछ नहीं है, उसने जो देखा वही किया। यानी जब रिया प्रकट हुई दुनिया में और परिवार में सबसे पहले, तो परिवार डिमार्केट करता है, फैमिली ये दर्शाती है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है ना। तो रिया ने भी वही किया जो उसने फैमिली से सीखा था, और जो फैमिली से सीखते हैं हम समाज में क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है, यानी प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है, जो हम परिवार से सीख रहे हैं। तो आसान सा उत्तर है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण, और सेकेंडरी होता है जो आप स्कूल से या बाहर की दुनिया से सीख रहे हैं, अदर देन फैमिली। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। इतनी कहानी बस आपसे ये कहने को निकलवाने को कही थी कि भैया परिवार से सीख रही है जो करना है सही और गलत, तो उस केस में ये क्या हो गया, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। अब मेक बिलीव प्ले आपको एक्स्ट्रा मेक पॉइंट समझ आ गया होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अनीता टुक रश्मिज पेन। अनीता एक बच्ची है, उसने रश्मि की कलम को ले लिया कि इधर दो अनीता, अपनी कलम दो, अपना पेन दो। एंड इन रिटेलिएशन रश्मि एट अनीताज लंच, और बदले की भावना से, प्रतिशोध में अगर हम कहें, प्रतिशोध की ज्वाला में क्या किया, रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया। कितनी अच्छी बच्ची है, ना मारा ना पीटा ना कुछ छीना, चुपचाप से लंच खा गई पीछे से उठा के कि अब खा ले लंच में, क्या खाएगी बेटा। ठीक, तो ये क्या है, टिट फॉर टैट बिहेवियर है, जैसे को तैसा बिहेवियर है कि तुमने ये किया मैंने ये किया। अब कहानी क्या है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पूजा वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। पूजा एक और बच्चे, एक और कैरेक्टर की ये शुरुआत होती है या इंट्रोडक्शन होता है, सीन में पूजा भी आ जाती है ना। अब तक कौन था, रश्मि थी, और कौन थी, रश्मि और अनीता। देख रहे हो, ये है सुंदर रश्मि, क्यूट रश्मि, जो हंसते हुए बात कर रही है, इसलिए हम इसको सुंदर कह रहे हैं। ठीक, और दूसरी तरफ है अनीता। ठीक, रश्मि ने खाया है लंच अनीता का, और अनीता ने पेन छीन लिया है, यानी बदला पूरा हुआ। इन दोनों को देखने वाला तीसरा कैरेक्टर है कौन, पूजा जी। ठीक है, ये पू नहीं है आपकी, कौन सी मूवी है वो, कभी खुशी कभी गम, ये वो वाली पू नहीं है, बट हम मान लेते हैं पू है। पू ने कहा ठीक तो है यार, है। जब इसने इससे पेन लिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाना खा लिया, सही तो किया, हो गया जस्टिस। क्यों कहूं टीचर को, बताऊं क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, सही तो है, अपना हो गया, निपटा लिया अपने आप, हो गया, जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो गया, निवारण हो गया झगड़े का। तो अब ये जो पूजा है, इसके बारे में, इसकी जो मॉरलिटी है, इसका जो सही और गलत है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जो बच्ची है ये किस स्टेज पे होगी। मतलब ना बात रश्मि के बारे में है, ना बात
अनीता के बारे में है, बात पूजा की मॉरलिटी पे आ गई। ये वैसा हो गया, दो लोगों की लड़ाई हो गई है, कोई तीसरा आया बीच में, और दो भाई बहन अगर लड़ रहे हैं या दोस्त लड़ रहे हैं, कोई तीसरा आया, वही पिट गया बेचारा। तो ये वही वाली स्थिति है कि पूजा बीच में फंस गई है असमंजस में कि पूजा का क्या लेवल है मॉरलिटी का। अगर पूजा शिकायत नहीं करती है कि रश्मि ने जो किया या अनीता ने जो किया सही है, टीचर को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब टिट फॉर टैट मॉरलिटी है, टिट फॉर टैट मॉरलिटी है ना। हाँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वही वाला एटीट्यूड है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पूजा ने क्यों नहीं शिकायत की टीचर से, बिकॉज ये जो इंसिडेंट है टू अ टीचर एज इट इन्वॉल्व इक्वल एक्सचेंजेस, यानी बराबर का अदला बदली हो गई है, गिव एंड टेक हो गया है, टिट फॉर टैट हो गया है। एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पूजा इज स्टैंडिंग, बताइए। गुड बॉय नाइस गर्ल, पूजा को अच्छी लड़की बनना है किसी की नजर में, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कि भैया लॉज बने रहने चाहिए, लॉज की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कैसे लॉज, अपने आप हमने बना लिए अपने लॉज, है ना। सी ऑप्शन है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहां पे ऐसा भी नहीं है किसी अथॉरिटी ने आके कहा हो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, अगर नहीं बताया तो पनिशमेंट की ओबीडियंस की कोई बात नहीं हो रही। डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर बचता है। अगर आपको ये नहीं भी पता था कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आप तीनों को एलिमिनेट कर सकते थे, जो बातें हमने की उन बातों को करके, कि भैया पनिशमेंट की बात ही नहीं हो रही, सोशल ऑर्डर की कोई बात नहीं हो रही, समाज की गुड बॉय कोई तारीफ की बात ही नहीं हो रही। तो एक ही ऑप्शन बचता है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है। और ये कौन सी स्टेज है, कोई बताना चाहेगा? किसी के मन में इच्छाएं आ रही हो, किसी का ज्ञान छलक रहा हो, सेकेंड स्टेज है ये टिट फॉर टैट की। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, सेकेंड स्टेज है। पहली क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक, टिट फॉर टैट, कि मैं सेल्फ इंटरेस्ट देखता है बच्चा, कि मैं दुकान पे जाऊंगा मम्मी, अगर रिश्तेदार आए हैं, है ना, घर में गेस्ट आए हैं, तो बिस्किट लेने तब जाऊंगा या जाऊंगी जब मुझे भी 5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी, छोटी सी बड़ी सी वट एवर इट इज। तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार और जवाब दीजिए। आराम से चलेंगे, तसल्ली से, जल्दी में हम नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग। यानी बच्चा जो कंजर्वेशन की प्रॉब्लम्स हैं, संरक्षण की जो समस्याएं हैं, इनको सॉल्व कर पाए, किस तरह की रीजनिंग चाहिए होती है संरक्षण में। संरक्षण क्या है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, शेप और साइज के चेंज होने पर क्वांटिटी चेंज नहीं होती। यानी ये जितना भी पानी है, इस मग में मैंने पानी डाला, मग तो इसको क्या ही कहें, मिनिएचर मग में मैंने पानी डाला, और ये पानी मैंने बॉटल में वापस डाल दिया। अब इस पानी को जो इस मग में था, उतना ही पानी मैं किसी और बर्तन में डाल दूं, कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बस शेप और साइज चेंज हो रही है। लेकिन बच्चा क्या कहेगा, जो बर्तन में पानी है वो ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तो शेप और साइज के चेंज होने से, शेप अलग हो गई, साइज अलग हो गया, क्वांटिटी तो सेम रहेगी। अगर 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा, ठीक है जी। तो यही कंजर्वेशन है, यही संरक्षण की समझ है कि वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आता, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता, शेप और साइज के चेंज होने से। इसी बात पे आप खुशी खुशी लाइक शेयर कर दीजिए। 27-28 हजार लोग हम लोग हो गए, लेकिन सिर्फ कितने हजार लोग हैं, 8500, 8500 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया। देखिए 20,000 लोग भी लाइक करेंगे खुशी खुशी, सेंट्रेशन और बोलेंगे जय माता दी, यही रह गया बस, अब यही क्या करेंगे। देखिएगा, तो सेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी तो सही है कि वो रिवर्स कर पाए, कि भाई इस पानी को चाहे मैं इस मग में डालूं चाहे इस बॉटल में डालूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रेशन है कि उसका पूरा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है, वो है बर्तन की शेप, वो साइज पे या क्वांटिटी पे फोकस ही नहीं कर रहा। तो सेंट्रेशन ना होने की वजह से तो कंजर्वेशन नहीं आ पाता, सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन नहीं आता। कॉम्पेंसेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यहां कोई जरूरत नहीं, वो तो अलग अलग चीजों को कैटेगरी में बांटना होता है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी बोल नहीं दिया था, तो इतनी क्या जल्दी थी, अच्छा तो मुझे देखना था आंसर। सी ऑप्शन यहां सही है, नहीं रहने दो। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस एंड सीरिएशन होता है, सीरिएशन होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, आरोही अवरोही। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है कि आपको समझ में आ जाए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, ये है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस या रीजनिंग। विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता जो है, अगर बच्चों को विकेंद्रीकरण आ गया, यानी वो अब सिर्फ बॉटल का शेप या साइज नहीं देख रहा, अब इसके कलर पे भी ध्यान है उसका, इसमें अमाउंट कितना आता है यानी वॉल्यूम क्या है, इस पे भी ध्यान है ना, सारी चीजें वो देख पाएगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में चीजों को देख पाना, डिसेंटर करके देख पाना, सिर्फ हाइट पे फोकस नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स पे भी फोकस है। नहीं, रिजेक्ट तो नहीं होगा कविता सिंह, वो मैटर नहीं करता, डोंट वरी। देखिएगा,
तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, आप तो कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, राघव, वो ईयर मैटर करेगा और उससे कोई टेंशन नहीं होगी कविता, डोंट वरी, ठीक है जी। अगर हम ऐसे काम क्यों करते हो, थोड़े दिन रुक जाते, अभी तो फॉर्म चल रहे थे, पहले एडमिशन ले लेते। खतरनाक काम करते हो, फिर आके क्वेश्चन पूछते हो, है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इससे। देखिएगा, अगर हम बात करें राघव की, तो राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूमस्टिक टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स। एक झाड़ू लेता है राघव और उस पर चढ़ के ऐसे चलने की कोशिश करता है जैसे घोड़ा दौड़ता है ना। ये हैरी पॉटर भी हो सकता है, जो झाड़ू पे बैठ करके उड़ रहा हो, उसकी भी कोशिश कर सकता है। ये क्या कहलाएगा, ये बताइए जरा, है ना। बच्चों को खेलने की बढ़िया, हमें आंसर देने पड़ते हैं, 1 नंबर चला जाता है हमारा मजाक मजाक में। देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, ईगो सेंट्रिज्म है ये, कंजर्वेशन है या सीरिएशन है। सीरिएशन होता है जब आप क्रम में लगा रहे हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, सीरीज की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। कंजर्वेशन भी कि भैया शेप और साइज के चेंज होने पर, अगेन बार बार ये बात मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, शेप और साइज को अगर हम चेंज कर दें, सेम ना भी रहे तो भी क्वांटिटी पे या वॉल्यूम पर, अमाउंट पर कोई प्रभाव इस चीज का नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम जो है सेम रहेगा, 200 ml है तो 200 ml रहेगा, चाहे बड़ी बाल्टी में डाल दो, बॉटल में रखो, मग में डालो, कुछ भी करो, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है, बताइए बताइए बताइए। हाँ 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 हाँ, ये उबैस आलम अंसारी, आपको ना हम ब्लॉक कराएंगे, है। शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं कुछ लोग, मजाक हम भी करते हैं, मर्यादा से बाहर जाते हैं। इतना बिलो द बेल्ट जोक्स मारता है कोई कि कमेंट सेक्शन में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। चले जाओगे फिर व्हाट्सएप पे, तो वैसे भी रिप्लाई नहीं कर रही हैं, यहां से भी चले जाओगे, यहां से भी नहीं देखेंगी वो, फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो है, कोई कह रहा है यू रिमूव मी फ्रॉम हिमांशी चैनल ऑन टेलीग्राम, इफ्तिकार कह रहे हैं, इफ्तिकार वारसी, हमारा कोई चैनल हिमांशी के नाम से नहीं है टेलीग्राम पे, एकमात्र चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड। 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी फेक चैनल से जुड़ोगे तो कब रिमूव हुए कब ऐड हुए किसी को पता नहीं लगेगा, कहां से आए और कहां चले गए, ठीक है जी। तो ऐसे काम ना करें। देखिएगा, राघव पे आ जाते हैं वापस, आप लोगों के कमेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं, काम की बातें पूछते नहीं हो आजकल। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो राघव एक झाड़ू पे, यानी ये झाड़ू है, इस पे चढ़ के घोड़े की तरह चलने का प्रयास कर रहा है, हैरी पॉटर बनने की कोशिश कर रहा है। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो जो झाड़ू है वो सिंबॉलिज्म है हॉर्स का, उस घोड़े का, जो उसके दिमाग में है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, संकेत है, वो उसको संकेत मान के चल रहा है। ये आपके प्रति सम्मान प्रकट करने का सिर्फ एक तरीका है, नाम के लिए नहीं। दीपक शर्मा कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड। दीपक थैंक यू सो मच, आप रोज आते हैं। ईगो सेंट्रिज्म की जब हम बात करें, ये हो रहा है सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कंजर्वेशन की कोई बात नहीं हुई। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और कब आता है ये सिंबॉलिक थॉट, क्या आप लैंग्वेज के थ्रू भी सीख पा रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू भी सीख पा रहे हैं। 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्याजी की बात हो रही है, ठीक है जी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल भी अब आप सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की, ZPD की बात हो रही है, वो दायरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको वाइगोस्की ने प्रपोज किया है। द टर्म प्रॉक्सिमल इंडिकेट्स दैट द असिस्टेंस प्रोवाइडेड डैश लर्नर्स करंट कॉम्पिटेंस, यानी वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कैसी होगी। निकटस्थ दर्शाती है, मतलब प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब ही है संभावना। मैं आपको बहुत बार डिस्कस किया है, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है, प्रॉक्सिमिटी है कि यहां तक विकास हो जाएगा। आज आप यहां खड़े हैं लेकिन यहां तक पहुंच सकते हैं, आज 15 नंबर आ रहे हैं, ये 25 भी आ सकते हैं। ये है आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का दायरा, प्रॉक्सिमिटी में है, आपके दायरे में है, संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो जाएगा। लेकिन मदद कैसी दी जानी चाहिए ये बताइएगा। गोज जस्ट बिलो, जो बच्चे का करंट लेवल है उससे नीचे की अगर मैं मदद दूं, मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन खुद ही हो रहे हैं और मैं सिर्फ कहूं नहीं मैं 15 ही कराऊंगी, यही 15 जो आपको आते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको भाई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं ना, अगर जो आपको आता है उसी को रिपीट करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यानी जितना अच्छे से आता है उसके भी नीचे लेवल पे जाने का कोई फायदा नहीं है, -1 सपोर्ट हो गया एक तरह से। गोज जस्ट बियॉन्ड, यानी थोड़ा सा ऊपर मिले हेल्प। भाई आज आप मान लीजिए 3rd लेवल पे हैं, यहां तक के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आपको 4th लेवल पे अगर हेल्प मिलेगी या थोड़ी सी बियॉन्ड रीच मिलेगी, तब क्या होगा, +1 लेवल की हेल्प मिलेगी। तो लर्निंग जो है वो प्रॉक्सिमिटी, जो संभावना जहां तक पहुंचने की थी वो हो जाएगी। सिर्फ उतनी ही देंगे जितना आता है, या बहुत ज्यादा फार बियॉन्ड हो गया, अगर बहुत सर के ऊपर से टप्पा खा के निकलने लग गई चीजें, तब भी काम की नहीं है। तो गोज जस्ट बियॉन्ड, हल्का सा ऊपर बच्चे के लेवल से, तो उससे क्या होगा,
वो जो लर्निंग की एबिलिटी है, प्रॉक्सिमिटी है, वो बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं अक्रम पर। कितने बच्चों के नाम दे दिए आज उन्होंने, पूजा, अनीता, रिया और भी कई सारे, रश्मि। अब अक्रम आ गए हैं। देखिए अक्रम क्या कह रहे हैं, अक्रम इंस्ट्रक्ट्स हिमसेल्फ व्हाइल असेंबलिंग अ सेट ऑफ ब्लॉक्स इन लाइट ऑफ लेव वाइगोस्कीज थियरी, अक्रम इज एंगेजिंग इन डैश स्पीच। यानी कि जब हम बात करते हैं कि अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए, एक ब्लॉक के साथ खेल रहे हैं और खुद से बातें कर रहे हैं, हिमसेल्फ, खुद को ही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाना होता है। अक्रम तुम भी कितने पागल हो, ये क्वेश्चन में आंसर तो ये होना था। जब आप खुद से बातें कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, याद कीजिए वाइगोस्की को, आपको याद आएगा वाइगोस्की ने कहा है, दी वाइगोस्की ने कहा है क्या, कि एक चीज होती है जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जब बच्चा खुद को ही गाइड करे, सेल्फ डायरेक्ट करे, अपने थॉट को सेल्फ रेगुलेट करे, स्व निर्देशन करे, इसको व्यक्तिगत वाचन कहेंगे। कब आएगा, 3 से 6 वर्ष में आएगा। ठीक, कलेक्टिव सोशलाइज्ड स्पीच, किसी और से तो बात हो रही नहीं है, ईगोसेंट्रिक प्याजे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग तो पूछा नहीं है, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा है। निजवाक और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कितने प्रकार हैं भाषा के, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच जिसको सोशलाइज कह रहे हैं, 2 वर्ष से बच्चा समाज में बोलने लगेगा, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और तीसरा होता है साइलेंट इनर स्पीच, जब वो मन में बोले, मन में किसी को अच्छा कहो बुरा कहो, किसी को नहीं पता लग रहा, तो ये 6 वर्ष के बाद आता है। तो ये 3 प्रकार है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, कल मिल जाएंगे आपको। मैं बता रही हूँ ना, 26 पेज से 42 पेज। आपको लगता है कि चीज़ें इजी हैं ऐसे ही, मतलब ठीक है यार नोट्स ही तो दे रहे हो, बट मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ें जबकि लगती है। लेकिन देखिए, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, यानी बहुआयामी बुद्धि, इसको मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं। वैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस ही है, मल्टी डायमेंशनल अलग बुद्धि का सिद्धांत है, बट आपके सीटेट के सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल के नाम से भी इसी को बुलाया गया है। किसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक पुस्तक थी क्या है ही, 1983 में पहली बार गार्डनर ने इसमें बुद्धि के कई प्रकार बताए। उन्होंने कहा बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं है, इसलिए बच्चों को सिखा भी आप डिफरेंट तरीके से सकते हो, क्योंकि जब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, IQ कुछ नहीं है। तो आज आपकी आवाज में पकड़ बहुत है, समझी नहीं मैं, पकड़ से मतलब देखिएगा। तो हावर्ड गार्डनर, आजकल मैं एग्जॉस्टेड हूं बेशक, मतलब थोड़ी सी वीकनेस है। हावर्ड गार्डनर अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है NCERT के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपको कुछ किताबें 9 पढ़ा देंगी, कुछ 10, कुछ 11, बट आपको 8 प्रकार की बुद्धि पता रखनी चाहिए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं जिन्होंने ट्रायआर्किक थ्योरी दी है, PCA, इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल और एनालिटिकल, ये भी नोट्स में डाला है। एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1905 में क्या दिया, पहली बार बुद्धि का परीक्षण दिया, ये भी पूछ चुका है। 1908 में इन्हीं ने मेंटल एज यानी मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। BF स्किनर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बस हद से हद क्वेश्चन इनसे लैंग्वेज रिलेटेड आएगा। उसमें क्या होता है कि ये इमिटेट करके भाषा सीखी जाती है, ये BF स्किनर कहते हैं, यानी अनुकरण करके, नकल करके, है ना। बाकी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, आपका फेवरेट क्वेश्चन, जिसको हम स्टेटमेंट और क्या कहते हैं, रीजन वाला क्वेश्चन कहते हैं। कम से कम भी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने एक सेट में डाले हुए हैं, कई बार तो 4-4 क्वेश्चन एक सेट में डाले हुए हैं। ठीक है जी, गलत कह रहे हो तो बता दीजिए। मैम मैं कौशाम्बी से हूँ, आपसे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक तैयार हो गया मेरा। मैम CDP, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही खुशी की बात है। आप जवाब और दे दीजिए एक बार। कमेंट आज मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, और ये ज़रूरी है कि अभी हम थोड़ा फोकस्ड रह के काम करें। बीच में थोड़ी बहुत बातें ठीक हैं, बट बातों में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो वैसे हम करते भी नहीं हैं। क्योंकि अगर 1 घंटे में हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन पे, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि हम टाइम भी दे रहे हैं आपको सॉल्व करने का, पोल में भी आप जवाब दे रहे हैं, एक ऑप्शन को एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव है ये, ऐसा भी नहीं है कि 2 शब्द का कोई क्वेश्चन है ना, लेंदी है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन 79% लोग सही कह रहे हैं। 2 सवाल हैं, वर्षा शर्मा पूछ रहे हैं 2021 में सीटेट दिया था और क्वालिफाई भी किया, पर B.Ed फर्स्ट का एग्जाम नहीं हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर मैटर करेगा। उस टाइम पे आपका जो ईयर उसमें दिया हुआ था वो उस टाइम पे हो रहा था कंप्लीट या नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी टेस्ट में 85 से 90 आ रहा है। आपके नोट्स और प्रीवियस ईयर से हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा सौरभ, 100% होगा। बस पढ़ अच्छे से लेना और सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेना, दैट्स इट। अभी जितनी वीडियोस पेपर तक आएंगी सब देखनी है, कुछ भी बिना काम का नहीं होता।
असर्शन क्या है? चिल्ड्रन रिक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। यानी बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, यानी उनमें क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। लेकिन यहीं तक की बात ठीक थी, प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले। ये क्या कह गए आप? एनवायरमेंट नहीं होगा तो बच्चा बोलना सीखेगा ही नहीं, वैक्यूम में रह जाएगा, मोगली की तरह जंगल की भाषा बोलेगा अगर वहां रह गया। तो एनवायरमेंट का रोल नहीं है, ये तो गलत है। रीजन इसका दिया इन्होंने कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। ओनली हेरिडिटी नहीं है, एनवायरमेंट का भी रोल है, हेरिडिटी का ज्यादा हो सकता है बट एनवायरमेंट का भी रोल है, इवन एनवायरमेंट का ज्यादा रोल है, या दोनों का ही रोल है, ये तो फिक्स्ड है ही, है ना। तो ये हम कहेंगे कि दोनों ही बातें गलत हैं। कहां है दोनों? फॉल्स वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो कितने लोग सही दे रहे हैं, 76% लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिर्फ लैंग्वेज, और लैंग्वेज कहां पाई जाएगी? लैंग्वेज किसके अंदर आती है? थोड़ा सा मन कर रहा हो तो जान लो। हमें पता है विकास के 4 प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक, इसमें जो कॉग्निटिव है वो आपके संज्ञान, मेंटल स्किल्स से संबंधित है। जितनी भी चीजें दिमाग से होंगी वो सब कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा होती हैं, जो 4 प्रकारों में से एक प्रकार है। अब इस संज्ञानात्मक में ही लैंग्वेज आती है ना। और हमने ये कल भी बात की थी, ब्रेन के, आपके मस्तिष्क के 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट फॉर लॉजिकल, और लॉजिकल में ही लैंग्वेज पाई जाएगी। जितनी भी चीजें तर्क संबंधित हैं, आप तर्क करते हैं भाषा से या नहीं करते हैं? करते हैं। तो समझ गए, लेफ्ट ब्रेन में आपके लैंग्वेज का हिस्सा होगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है आपकी लैंग्वेज। सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है इमोशनल, और सोशल से मॉरल डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, यानी संभावित रिस्क फैक्टर है इन्वॉल्व्ड विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। यानी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए कौन सी एक चीज जो है वो जोखिम वाली या रिस्क फैक्टर के रूप में हो सकती है या नेगेटिव साबित हो सकती है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन सा है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो है जो वंचित है बच्चा किसी भी रूप में, चाहे वो जाति समूह की वजह से वंचित हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति की वजह से वंचित हो, चाहे वो कुछ और कारकों की वजह से वंचित हो, जैसे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ने ना गया हो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, है ना, पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता जिनको हम बोलते हैं। तो ये सब वंचित में आते हैं, यानी जो किसी भी रूप में वंचित हैं, हाशिए पर हैं। नमस्ते विश्वकर्मा जी, बताइए। आप हमारे लिए तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, बट आज निशा मैडम जी की तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे लिए आई हैं। थैंक्स उनके लिए, बहुत ही खुशी की बात है। निशा मैडम जी ने हमें बताया नहीं तो हम इनको घर ही छोड़ देते आज। इन्होंने आके दिखाई अपनी शक्ल के कितनी बीमार हैं। लेकिन ठीक है, खुश रहो, ऐश करो, जाओ। आपने बैच में जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं उसमें सीढ़ी 30 आते हैं बिकॉज ऑफ यू मैम। मैम प्लीज ईवीएस नोट्स भी दे देंगे, गुरमीत दे देंगे, परसों मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गुरमीत। नहीं, ईवीएस में 2-3 दिन लग जाएंगे, हिंदी इंग्लिश और सीडी भी कल और परसों में 1-1 दिन में मिल जाएंगे। बताइए जोखिम क्या है? 60% लोग कह रहे हैं ये ए ऑप्शन जोखिम है। पढ़ते हैं। टीचर्स नेगेटिव बिलीव्स अबाउट देयर एबिलिटीज एंड हैविंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस, यानी अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच कि ये गरीब परिवार से आता है, ये इसकी तो पूरे परिवार में जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा तो ये क्या पढ़ लेगा, या फिर इस तरह की सोच की तो फलानी जाति या समूह से आता है, ये लोग थोड़े ना पढ़ पाएंगे, पढ़ के भी क्या ही कर लेंगे। ये सब नेगेटिव बिलीफ है। अगर टीचर ही ऐसा सोचेगा, और हमें पता है अध्यापक का जो बिलीफ सिस्टम है, जो बच्चों के बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे बच्चे प्रभावित होते हैं। अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बच्चा अच्छा कर पाएगा। अगर आपने ही ऐसा सोच लिया तो बच्चा तो गया पानी में। बी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज सेंट्रल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज दैट आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक्स, यानी ऐसी कहानियां भी पढ़वाना जिसमें वंचित समूह से भी लोगों ने अच्छा किया है। एम्फेसिस ऑन कनेक्शन बिटवीन लोकल नॉलेज विद स्कूल, हाँ ठीक बात है, लोकल नॉलेज से जोड़ना होता है। हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग करनी होती है, याद रखिएगा ये मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, हर तरह के बच्चे इसमें होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तरह के। दूसरी होती है होमोजीनियस, ये भी नोट्स में डाला गया है, होमोजीनियस नहीं करनी, हेट्रो पे फोकस करना है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जवाब देंगे एक बार कमेंट्स में। कमेंट्स में नहीं तो पोल में दे देंगे। ऐप पर नहीं चलता, बिल्कुल चलेगा। मॉक टेस्ट तो आपके ऐप पर आई थिंक आज से या कल से डल जाने चाहिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे और एक टेस्ट सीरीज भी आ रही है। हाँ, भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सुमित कुमार, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। कौन सा बुक लूं? टारगेट थोड़ी बहुत
जो आंसर्स है ना वो आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, थोड़ी बहुत गलतियां आपको समझ मिल जाएंगी, या तो आप फिर खुद मैच करिए, या फिर जो सेशंस आप देख रहे हैं इसमें 99.9% कोशिश रहती है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन अगर मिसमैच हो जाए तो वो मैं नेक्स्ट डे बता देती हूँ आपको कि ये ऐसे हो गया था, हो सकता है ना गलती किसी से भी हो सकती है, तो उस केस में बुक में थोड़ी बहुत गलतियां आपको लगभग मिल जाएंगी। आर गुप्ता ले सकते हो फिर अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। बाकी मैं भी एक बार उनको बोल दूंगी तो करेक्ट करा देंगे। आपकी वजह से मेरा लास्ट ईयर, आपकी वाइफ ने, रूपाली सारा ने लास्ट ईयर क्लियर किया, थैंक्स अ लॉट। कभी आना पलघड़ मैडम, बिल्कुल आएंगे, सागर कॉम बिल्कुल आएंगे। देखिएगा पालघर शायद जो भी जगह का नाम है, आएंगे बट ठीक है। आई स्कूल एनकरेजेस गर्ल्स टू पार्टिसिपेट ओनली इन म्यूजिक, यानी कि स्कूल है लड़कियों को प्रोत्साहित करता है कि तुमको सिर्फ ओनली इन म्यूजिक एंड डांस, तुमको डांस और संगीत में ही रुचि लेनी है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है जिसमें लड़कियां कहाँ जाएंगी, म्यूजिक में और डांस में। बॉयज के लिए उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स में तुम पार्टिसिपेट करो, कहाँ डांस और म्यूजिक की बातें कर रहे हो। ये जो पर्सपेक्टिव है स्कूल का, ऐसा होता है स्कूल में, आज भी होता है ना। जो हम, ये क्या है, पोटेंशियल वर्जन है, ये क्या है, पोटेंशियल वर्जन है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, शुड है, होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एट टाइम्स। उसके साथ ही तो आपको इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आपके चेंज ला पाए। तो अगर हम बात करें गर्ल्स की तो इनको सिर्फ म्यूजिक और लड़कों को स्पोर्ट्स, इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहीं लिखा है, ये ऑप्शन ए है, वुड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चैलेंज तो कहीं से नहीं हो रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। स्टीरियोटाइप करना क्या है कि भाई ठप्पा लगा दो, हाँ लड़कियों को यही करना चाहिए, लड़कों को वही करना चाहिए, तो गलत हो गया, तो सपोर्ट कर रहे हैं, चैलेंज कहां कर रहे हैं। इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू फोस्टर इनेट एबिलिटीज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि, कोई इनेट एबिलिटीज में वृद्धि नहीं हो रही। किसी ने नहीं कहा कि लड़के अच्छा डांस नहीं कर सकते या लड़कियां स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकती, ठीक। रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस, यह है जेंडर संबंधी। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई इंडियन क्रिकेटर थी, उन्होंने फीमेल बैटर उन्होंने कैच लिया था बहुत ही अच्छा, और इंटरनेट पे वो काफी वायरल हुआ। तो किसने कहा स्पोर्ट्स में लड़कियां अच्छी नहीं करेंगी? रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। देखिए स्टीरियोटाइप है ये, लेकिन स्टीरियोटाइप ऑप्शन में नहीं है। तो स्टीरियोटाइप में बायसनेस हमेशा होती है, याद रखिएगा। स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िबद्धता, यानी जो चला आ रहा है, यानी जो चला आ रहा है रूढ़िबद्ध है, यानी किसी एक तरफ झुका हुआ होगा, बायसनेस होगी, पक्षपात होगा। तो हम उस केस में फिर जेंडर बायस को भी आंसर लगा सकते हैं अगर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। तो स्टीरियोटाइप में बायसनेस निहित होती है, पक्षपात निहित होता है, किसी एक तरफ आप गलत कर रहे हैं। इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव अप्रोच, प्रोग्रेसिव अप्रोच तो मॉडर्न अप्रोच है जो आगे बढ़ाने की बात करेगी सबको, तो ये प्रोग्रेसिव तो कहीं से भी नहीं है। सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। 55% लोग ही इतने सही जवाब दे पा रहे हैं, मतलब इतने आसान क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, जो कि आना ही है। स्टीरियोटाइप, बायसनेस, कुछ भी लिखा हो घबरा क्यों जाते हो, एक ही बात है। देखिए, अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व्स चिल्ड्रन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर एंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटीज, यानी एक अध्यापिका है जो पूरे वर्ष बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हुए क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, बारीकी से उनको उनका अवलोकन करती है, ठीक है। आएंगी फिरदौस, आएंगी। देखिए, अगर हम बात करें मेंटेन्स एन ऑब्जर्वेशन डायरी ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के जो भी उसने काम किया है उसको कंपाइल करके और एक ऑब्जर्वेशन डायरी मेंटेन कर रही हैं। ये जो इवैल्यूएशन है ये क्या है? ये यूनिफॉर्म है और स्टैंडर्ड है। यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम हो जाएगा, ये हर बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, तो ये तो होगा नहीं। समेटिव और टीचर ओरिएंटेड है, क्यों? बच्चे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी लगातार चल रहा है और उसमें माइन्यूट डिटेल्स भी हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया, व्यापक भी हो गया, समग्र भी हो गया। नॉर्म रेफरेंस तो होता है कि इतने % पे पास होना है, तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो सी ऑप्शन है, सतत एवं समग्र आकलन है, ये CCE है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पर्पस क्या है आकलन का? ये जो हम टेस्ट लेते हैं, आप पोल में भी जवाब दे रहे हैं, असेसमेंट का पर्पस क्या है? क्यों लेते हैं हम टेस्ट, क्यों करते हैं हम आकलन, क्यों चलती है हवा, है ना? देखिएगा, बताइएगा एक बार। एक वो गाना है ना, याद नहीं आ रहा बट हाँ ऐसा ही कुछ है उसमें, बताइएगा। देखिएगा, अगर तुमने मुझे कॉल किया, मुझे परसों इवेंट में जाना है, वो भी 2-2। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, तो द पर्पस ऑफ असेसमेंट। अच्छा, परसों हम दिल्ली में मिल सकते हैं, अगर आपके पास समय हो निकाल करके आइएगा शाम को 7 बजे नेशनल स्टेडियम में। और वैसे मैंने उस पर इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो हम लोग बिल्कुल मिल पाएंगे ललन टॉप अड्डा में। देखिएगा,
मतलब 1-to-1 मिल पाएंगे, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मिल पाएंगे। देखिएगा मीटअप के जैसी मान लीजिए। अगर हम बात करें पर्पस ऑफ असेसमेंट यानी आकलन का उद्देश्य क्या है, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट। यहां तक की बात सही थी, जिसने यहां तक पढ़ के आंसर कर दिया होगा वो डूब गया, क्योंकि 1 नंबर चला गया। यानी बच्चों को मोटिवेट करना डर के तहत पढ़ने में, यानी भय के अंदर, भय युक्त माहौल में पढ़े बच्चे, इसलिए मोटिवेट करेंगे। भैया ऐसी मोटिवेशन मत ही दो इससे। तो टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो ब्राइट, लेबल नहीं करना होता बच्चों को, तुम प्रॉब्लमेटिक हो, तुम स्लो हो, लेबलिंग एकदम खराब और नेगेटिव वर्ड है। टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग, यानी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, यानी एक ईमानदार आप प्रतिपुष्टि, एक फीडबैक दे रहे हैं कि बच्चों को कहां वर्क की जरूरत है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, कहां वो अच्छा है, कहां क्या है। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। टू एनकरेज क्लासरूम कॉम्पिटिशन, यानी कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, ये एकदम खराब बात है कि आप कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दें, बहुत ही खराब है ये। कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, सहयोग को, कोऑपरेशन को, ना कि कंपटीशन को। तो सी ऑप्शन ही सही है। फीडबैक के लिए आकलन किया जाता है कि आपको भी पता लग जाए कि आप कहां गलत कर रहे हैं, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज शुड स्कूल्स अडेप्ट टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना है, यानी बच्चे डाइवर्स हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई भी 2 लोग दुनिया में एकदम सेम नहीं होते, बच्चे भी डिफरेंट है, पढ़ाने के तरीके भी डिफरेंट होने चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल करने के मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं। एक क्या है, एक ये है कि आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करें, विभेदी अनुदेशन का पालन करें, सब लिखा हुआ है नोट्स में। और दूसरा ये है कि आप इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग समझें, उनके इंटरेस्ट को, उनकी रुचि को समझ पाएं, उनके एप्टीट्यूड को समझ पाएं। तो यूनिफॉर्म वर्ड तो बिल्कुल दुश्मन है इंडिविजुअल डिफरेंस का। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सबके लिए एक जैसा करिकुलम, जबकि डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड टीच देम सेपरेट सेक्शंस। इंक्लूसिव एजुकेशन के जमाने में सेपरेट सेक्शन में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, कैटेगराइज और लेबल करने की बात कर रहे हैं, खराब बात है ये। आगे बढ़ेंगे सी ऑप्शन पे, केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बाय बीइंग फ्लेक्सिबल। बच्चे की भलाई जिस ऑप्शन में है वो बेस्ट है। हमें अच्छा लग रहा है कि बच्चे की आवश्यकता को समझते हुए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डील करना है, ये अच्छी बात है। डी ऑप्शन है, एंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन आर रिमूव्ड, यानी यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को खत्म कर दो, दूर कर दो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं खत्म करके क्या बनाओगे, रोबोट्स बनाओगे, चिट्टी बन जाएंगे फिर वो है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। और चिट्टी में तो फिर भी भावनाएं आ गई थी ऐश्वर्या राय को देख करके, यहां नहीं आने वाली ये वाले चिट्टी में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, अगर हम बात करें which characteristic is a student with ADHD यानी attention deficit hyperactivity disorder likely to have, यानी कि निम्नलिखित में से अवधान कमी, अवधान या अटेंशन, अवधान कहेंगे इसको, वैसे तो इतने खतरनाक ट्रांसलेशन है इनकी, वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। यानी जिसको ADHD है यानी अटेंशन में डेफिसिट है, कमी है, ज्यादा देर तक अटेंशन आपकी अपनी बना के नहीं रख पाता, जैसे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ भी, मतलब इनको एग्जैक्टली ADHD नहीं है, बट जब आते हैं फिर थोड़ी देर तक सेशन देखते हैं, 15 क्वेश्चन में इनके सर में दर्द हो जाता है, ज्यादा देर टिक के बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है आज की हाजिरी हो गई, लाइव सेशन देख लिया, पेपर क्लियर नहीं होगा, कह देंगे हमने तो देखी थी क्लास। देखी कितनी देर थी ये नहीं पता, समझ में आया था, समझना चाहा था, नहीं पता नहीं, ADHD का लक्षण है, मजाक कर रही हूँ। तो शाह हुजैफा, ओके हुजैफा, जो भी नाम है आपका, नहीं जो भी नहीं है यही है। अब कल से नाम लेने में भी डर लग रहा है, इतने खतरनाक लोग हैं, 2-3 नामों को मिलाकर के एक नाम बना देते हैं और हमारा टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मेरा भी नाम ले लो, रोशनी राय कह रही हैं, 24 बच्चे सारे हैं, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा यार, और बढ़ा सकते हो अभी तो इनको। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग, चलो इसको लॉक कर लेते हैं, बाकी के ऑप्शंस पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, भाई इसमें अटेंशन डेफिसिट क्यों कहते, ADHD का मतलब ये अटेंशन में कमी, डेफिसिट है, ज्यादा देर टिक के शांति से नहीं पढ़ सकता, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ADHD वाले बच्चे जो है वो कितने भी घंटे शांति से पढ़ ले। टेंडेंसी टू लिसन टू अदर्स केयरफुली फॉर लॉन्ग, ये ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाते टिक के। एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेजेस विदाउट ब्रेक्स, इनको ब्रेक्स बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाते। 10 मिनट का वीडियो देखा, फिर 10 मिनट का बाद में देखेंगे, फिर 10 मिनट का बाद में देखेंगे, ठीक। तो आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है इनमें, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट जल्दी से हो जाते हैं। और ये कहा भी जाता है आजकल कि ADHD के समानांतर ही कोई एक दिक्कत है जो इंटरनेट की वजह से भी आ रही है, क्योंकि हम 30-30 सेकंड की रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, हमारे बस का नहीं है कि हम 1 घंटे बैठ करके कोई लेक्चर पढ़ पाए, 1.5 घंटे बैठ के कुछ पढ़ लें, तो हमारी अटेंशन में डेफिसिट होता चला जा रहा है, विचलन की भावना है, टिक के नहीं बैठ पाते कहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन मेडिटेशन हो सकता है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, और मुझे छोटी मतलब ऐसे 30 सेकंड वाली चीजें कम पसंद हैं।
देखिएगा, बताइएगा, जवाब दीजिए जवाब। पोल थोड़ा लेट चल रहा है, हमारी दीदी थोड़ी बीमार हैं आज। ओझा, ओके, चलिए बताइए फटाफट से, बाकी लाइट्स ऑन करनी ही नहीं होती हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है या किसी क्षेत्र में टैलेंटेड है या क्रिएटिव है, ठीक, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एनकरेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चोजन विद देयर कंसेंट, यानी कि उनकी स्वेच्छा से चयन करेंगे उच्च स्तरीय और मौलिक सामग्री का और उनको पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है। क्रिएट स्पेशल सेक्शंस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड बच्चों को अलग ले जाएंगे दुनिया के किसी कोने में और बाकी बच्चों को अलग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। इंक्लूसिव क्लासरूम में एक ही क्लासरूम में पढ़ना है सबको। मोटिवेट देम विद एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ये तो और खराब चीज है कि आप उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मोटिवेट कर रहे हैं। प्रेशराइज देम टू फॉलो गोल्स डिजाइन फॉर देम बाय द स्कूल, यानी ऐसे गोल्स जो स्कूल ने डिसाइड कर दिए हैं उनके लिए। देखिए, व्यक्ति के पास ज्यादा चीजें हैं नहीं, एक चॉइस और फ्रीडम जैसी ही चीज है। अब वो बच्चा जिसका दिमाग अच्छा चलता है लेकिन वो अपनी मर्जी से चूज नहीं कर पा रहा, उसको लेनी थी ह्यूमैनिटीज और उसको दिला दी गई साइंस स्कूल या माँ बाप की वजह से, तो वो जो कर सकता था वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट था, क्योंकि वो अपना एफर्ट ही डालना बंद कर देगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। तो ये खराब है कि स्कूल के द्वारा चूज कर दिया गया, किसी और ने चूज कर दिया, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है कि बच्चे को हाई लेवल टेक्स्ट यानी चैलेंजिंग टास्क इनको पसंद आते हैं क्योंकि दिमाग अच्छा चलता है, ओरिजिनल टेक्स्ट इनको पसंद आएंगे और इनकी इच्छा से जो इन्होंने चूज की हो किताबें, जो फील्ड ये चूज कर रहे हैं वो, तो बेस्ट हो गया, बच्चे की भलाई, बच्चों को आपने फ्रीडम दे दी, बच्चा एक्टिव है ये ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। रमन कुछ कह रहे हैं, देखिएगा रमन क्या कह रहे हैं। पानी नहीं पी रहे हैं, हाँ मैंने चाय पी थी, शायद पिया है वैसे पानी। इतनी चिंता है ना आप लोगों को, पेपर ही कर लो, इतनी चिंता, पानी तो मैं पी लूंगी, आज ज्यादा प्यास लग नहीं रही यार। देखिएगा, एक्चुअली पानी पी रहे हैं, माइक ऑफ करके पानी पीते हैं, कई लोगों के सर में दर्द हो जाता है, इतनी आवाज आती है माइक से। रमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, यानी एक बच्चा है रमन जो कक्षा 6 में पढ़ता है। हैज लो विजन, यानी देखने में इसको थोड़ी समस्या है, दृष्टि बाधित है या कमजोर है दृष्टि। एंड हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में भी कठिनाई होती है क्योंकि देखने में भी दिक्कत है। एंड डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और काम कर रहा है किससे? टेक्स्ट बुक से, ठीक है, ठीक है नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक से जब वो पढ़ता है, क्योंकि दिखता कम है तो पढ़ने में दिक्कत होती है, टीचर को क्या करना चाहिए बताइए? पहला ऑप्शन है एडवाइज हिज पेरेंट्स टू कंप्लीट द वर्क फॉर हिम। फिर बच्चा क्या सीखेगा अगर पेरेंट्स से काम पूरा करा देंगे? तो काम पूरा करना उद्देश्य है या सीखना उद्देश्य है, वो बात अलग है। हमारे स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में या देश में, क्या हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है या टीचर्स ये मानते हैं काम पूरा होना चाहिए, साम नाम दंड भेद, पापा करें, मम्मी करें, चाचा करें, चाची करें, कोई भी कर दे, और काम भी कई बार तो ऐसा दे देंगे जो बच्चा खुद कर ही नहीं पाए। बी ऑप्शन है परमानेंटली एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम रेफरिंग टू द टेक्स्ट बुक, यानी तुम उसको कह देंगे कि तुमको स्थायी छूट दे देंगे कि तुमको किताब से पढ़ना ही नहीं है। या फिर प्रोवाइड विद हिम विद, ये कौन सी अंग्रेजी लगाई है, प्रोवाइड हिम विद ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये बात सही है कि हम पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दें कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो वो सुन के सीख जाए, भाई कहानी कुछ जो भी चीजें हैं उसमें लेसन में वो सुन के भी तो समझ सकता है, बाकी सेंसेस तो काम कर रहे हैं, क्यों उसको टॉर्चर कराना है? देखने में दिक्कत है तो दिखाएंगे, ठीक है शाह। फिर आते हैं डी ऑप्शन पे, गिव द नोटबुक्स ऑफ हिज पीयर्स टू हिम टू कॉपी द वर्क। अगेन, काम पूरा करना उद्देश्य है या सीखना उद्देश्य है? तो हमें बी और सी सही लग रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं 81% लोग सी, जो कि सही है। पढ़ते हैं कौन सा सही ज्यादा है, क्यों है? उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए, इससे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। वहीं अगर हम देखें तो जो ऑप्शन है आपका सी, वो सॉल्यूशन भी दे रहा है, तो बेटर ऑप्शन क्या हुआ? जिसमें सॉल्यूशन भी है। एग्जाम्प्ट का मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको कोई सजा दे दी हो कि तुम्हें किताब से पढ़ना ही नहीं है आज से। आपने सॉल्यूशन यहां दिया है कि उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करें, आपको ये करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत पढ़ना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सी ऑप्शन यहां सही है कि बच्चे की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग दे करके, या टेक्टाइल मटेरियल भी आप यहां दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी विल यू यूज इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी अधिगम दिव्यांगता है, अक्षमता है अगर मैं कहूं, और ये डिस्लेक्सिया हो सकती है, डिस्कैल्कुलिया हो सकती है, पढ़ने में समस्या, लिखने में समस्या, चलने में समस्या, सोचने में समस्या, देखने में समस्या, कुछ भी हो सकता है। वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है तो डिस्लेक्सिया वगैरह में से ही कोई एक रहा होगा। अब आप सही जवाब चूज करेंगे फटाफट से।
जिससे हम आगे बढ़ जाएं। मैम लाइव में और बुक से अच्छा स्कोर हो जाता है बट एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये कैसे दूर किया जाए? लाइव में 30 में से 25 के बीच में रहता है। सचिन अभी और बढ़ेगा ये। और इसके अलावा आप सेट निकाल लीजिए ना, ऑनलाइन कितने सारे सेट हैं, कुछ सेट आपने पहले देखे भी नहीं होंगे, तो उनको ऐसे ही कीजिए जैसे पेपर में करते हैं, बिल्कुल टेंशन लेकर के बैठ करके एक जगह टिक करके, है ना। और कुछ मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज की फॉर्म में भी करेबल पे भी मिल जाएंगी चीजें, तो पेपर की तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए उस केस में। एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर, आप एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के लिए क्या करेंगे बताइए? कंस्ट्रक्ट टेस्ट दैट रिक्वायर मैक्सिमम राइटिंग, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में राइटिंग भी आ सकता है, डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। कीप हैंड राइटिंग एज अ क्रिएशन फॉर इवेल्युएटिंग असाइनमेंट्स, यानी लिखना ही पड़ेगा हर बच्चे को, जबकि आपको पता है कि लिखने और पढ़ने में दिक्कत हो सकती है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को। अवॉइड स्पेलिंग एज अ क्राइटेरियन फॉर इवेल्युएटिंग असाइनमेंट, यानी प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे कि थोड़ी बहुत गलती हो जाए अगर स्पेलिंग की तो चल जाएगा। डिक्रीज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग, ऐसा नहीं है कि और कम कर देंगे जिनको प्रॉब्लम है। ज्यादातर लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या है, पढ़ने लिखने समझने इन सब में दिक्कत है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्टोपिया, इन सब में ये लर्निंग डिसेबिलिटीज कहलाती हैं, जिसको सैमुअल क्रिक ने 1960s में दिया था, एलडी बोलते हैं। तो अवॉइड स्पेलिंग एज अ क्राइटेरियन इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने और समझने में ही दिक्कत होगी, क्योंकि कोई एक डिसेबिलिटी नहीं दी, आपको अपने आप अज्यूम करना है। तो स्पेलिंग को क्राइटेरिया नहीं रखेंगे कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो भी जाए तो नॉर्मल है ऐसे बच्चे से स्पेलिंग मिस्टेक होना, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ। तो क्राइटेरिया वो अभिव्यक्त क्या करना चाह रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, उस पर रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जैसे मैथ्स में नंबर राइटिंग के नहीं कटते आपके, कभी भी स्टेप्स के ही मिलते हैं ना आपको नंबर, तो उसी तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया स्पेलिंग को नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे को दिक्कत है ऑलरेडी, आपको समझ में आ रही है ये बात, इसलिए आप क्राइटेरिया नहीं रखेंगे राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इंपॉर्टेंट और इन एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, यानी बच्चा एक्टिव होगा, अर्थपूर्ण वही चीज होगी जो आपके जीवन से जुड़े, अदरवाइज आपके लिए अर्थहीन हो जाती हैं चीजें, ठीक है ना बात। तो बच्चे का सक्रिय होना आवश्यक है, वही तरीका अच्छा है जहां बच्चा सक्रिय होगा। फटाफट से देखेंगे, 4 ऑप्शन है, कहां कहां बच्चा एक्टिव है, फिर चूज कर देंगे। ये आपका टाइम खाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेंदी बना करके डाले गए हैं। पेडागोजी अपने आप में लेंदी होती है, फिर इन लोगों ने इस बार इस तरह के क्वेश्चंस और डाले हैं कि लो और दुखी हो, अभी कैसे, अभी ऐसे कैसे जी लेने देंगे, है ना। वो कौन सा मीम है ना, प्रभु इसके पेट पे बाण मारिए, वो वाला है कि अभी कैसे जी लोगे, सीधा 4 ऑप्शंस में से चूज करने को कैसे दे देंगे, अभी तो 4 और बनाएंगे 4 से, है ना, तो मुश्किल बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं 81% लोग। ए ऑप्शन है यूज ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, हमें पता है कि एग्जांपल और जो नॉन एग्जांपल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करें, जरूरी है दोनों ही। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, यानी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चा एक्टिव है, यहाँ पे भी एक्टिव है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, यहाँ पे भी एक्टिव है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। हैविंग स्टूडेंट्स टीच द कॉन्सेप्ट्स टू समवन एल्स, यानी बच्चों को किसी और को पढ़ाने के लिए कहेंगे, तब भी इसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं, बच्चा और अच्छे से सीखेगा। प्रमोटिंग चिल्ड्रन टू कॉन्स्टेंटली, यहां पे देखो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये कहा होता गिफ्टेड बच्चे दूसरों को पढ़ा रहे हैं तब वो गलत था, लेकिन बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, सब बराबर हैं। प्रमोटिंग चिल्ड्रन टू कॉन्स्टेंटली कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद अदर चिल्ड्रन, कंपटीशन नहीं, दूसरों से कंपैरिजन नहीं, तो ये तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि सी ऑप्शन में है। जहां पे भी फोर्थ ऑप्शन है वो हट जाएगा, बाकी 3 में फोर्थ ऑप्शन है आपने हटा दिया। अगर आपको सिर्फ पता होता कि ये नेगेटिव है तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाते, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन से भी सॉल्व करना होता है, मान लो टाइम कम बचा हो, कुछ और समस्या आ रही हो, कॉन्सेप्ट आपका कमजोर हो, वो वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, तुम कोल्ड आज करके जाओगी, और मुझे कोल्ड होता है तो बहुत ही खराब कोल्ड होता है। चलो एक बार फटाफट से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, आज तो क्या ही कर सकते हैं, अब हमें पोल की सख्त जरूरत है। देखिएगा, अगर हम बात करें सेक्शन ए की और रीजन की, तो असर्शन क्या है, स्टेटमेंट है, अहमद एनकरेजेस चिल्ड्रन टू हिज क्लासरूम टू थिंक ऑफ एनालॉजीज टू प्रमोट इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालॉजी यानी समान चीजें, कोई प्रॉब्लम है उसकी जैसी और समान प्रॉब्लम्स को या सॉल्यूशंस को सोचने को कहा जा रहा है, जो कि अच्छा होता है। एनालॉजीज पॉजिटिव वर्ड है, एनालॉजी ठीक है। फिर आता है रीजन इसका, चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली व्हेन द टीचर्स एनेबल देम टू मेक कनेक्शंस विद व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं, यानी ओल्ड नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करें। दोनों ही बातें सही है ना, अपने आप इफेक्टिव हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग यदि बच्चे को जो आता है उससे कनेक्ट करके नई प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो बोथ आर राइट, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23
थर्ड है, देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है नोट्स में, कल होपफुली आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया नवल किशोर जी बता रहे हैं किसी ने आईक्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया है 11 साल के बच्चे ने। ठीक है, अब आईक्यू को लेके हमें उतना अब डेस्परेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गार्डनर कह रहे हैं आईक्यू ठीक है यार, आईक्यू रखो अपने पास, बहुत प्रकार की बुद्धि है, तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज पेडागोजिकल शिफ्ट टू, क्योंकि हम तो टीचर्स हैं ना, तो हमें तो सबका भला करना है। देखिए, तो अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो कौन सा शिफ्ट है? कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म का, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म से संरचनावाद से व्यवहारवाद। व्यवहारवाद तो पुराने जमाने की बात है, जब वो आदत डलवाने की बातें करते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बातें करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छा है, ये एक्टिव रखता है बच्चे को। ये कह रहे हैं उल्टा कर दो, है ना, ये कह रहे हैं बिहेवियरिज्म पे ले जाओ कंस्ट्रक्टिविज्म से, तो ये तो गलत हो गया। रोट लर्निंग पर ले जाओ, कहां से? कॉन्सेप्चुअल नहीं, रोट लर्निंग से, रोट लर्निंग टू यानी रटने से कहां शिफ्ट करना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, सिर्फ रटे ना वो। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देखेंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल की तरफ। ड्रिल आपको बताया है नेगेटिव है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि यहां पे सिर्फ बार बार 2 एकम 2 2 दूनी 4 कुछ नया नहीं सीख रहे। असेसमेंट फॉर लर्निंग से ऑफ की तरफ नहीं, ऑफ से फॉर, और जहां दोनों में से जिसकी जरूरत हो वहां ले जाएंगे। तो सी ऑप्शन सही है। आप लोग कौन से आधार पे ए ऑप्शन सही कह रहे हो भाई? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो कहती है कि रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर लेकर के जाओ। सही तो है, ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्या? बी ऑप्शन भाई, रोट लर्निंग से कहां ले जाना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ठीक है सरकार, सही उत्तर दे पा रहे हो कि नहीं? सब कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन को देख के, तो एक क्वेश्चन में घूम जाते हो, चक्कर से आ जाते हैं कुछ लोगों को। भाई सिंपल बात है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही है, प्रपोज कर रही है पेडागोजिकल शिफ्ट, पढ़ाने के तरीके में शिफ्ट, फ्रॉम मतलब से मतलब रोट लर्निंग से, रटने से शिफ्ट कर दो संप्रत्यात्मक अधिगम पे, कॉन्सेप्ट पे। अब ABCD भी पढ़ेंगे क्या हम? देखिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो कौन सा एक सही नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग के विषय में? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? बच्चा हर एक पक्ष में सोच पाए, सिर्फ किसी बात को मान ना ले, उसकी समीक्षा करे, उसको जाने पहचाने, तब सोचे, सही अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाए, है ना। वही 2000 के नोट में चिप है, ये जस्ट मान लेना क्या है, ये बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। जब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं, उसके पीछे की रियलिटी जान रहे हैं, तब वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाएगी। सही है गलत है बात बता दीजिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एक बात गलत है? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कौन सी एक बात गलत है? सिंपल बात, नो बकवास। बताइएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिए। सी ऑप्शन कह रहे हैं 75% लोग। चलिए देखते हैं। थिंकर्स आइडेंटिफाई एंड चैलेंज अजम्पशंस अंडरलाइंग अ स्टेटमेंट, ये तो पॉजिटिव बात है कि आप चैलेंज पहचाने। लॉजिकल और फैक्चुअल कंसिस्टेंसी अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। थिंकर्स डू नॉट कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन, ये सबसे गलत बात है कि आप संदर्भ ही नहीं देख रहे किस संदर्भ में कोई बात कही जा रही है, बस आपको तो आलोचना करनी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आलोचना करना नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहे हैं, समीक्षा कर पा रहे हैं। तो ये संदर्भ पे ही ना ध्यान दें आप, बस आपको तो किसी की 20 सेकंड की क्लिप उठाई और उसको बुरा बोलना है, संदर्भ ही नहीं देखा, तो इसको क्रिटिसाइज करना या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कहते, ये बिल्कुल खराब है। इसमें कोई भी आपने क्रिटिकल दिमाग ही नहीं लगाया अपना, ये कहेंगे। तो थिंकर्स इमेजिन एंड एक्सप्लोर, ये बात सही है कि आप सारे एस्पेक्ट इमेजिन और एक्सप्लोर करते हैं। तो गलत पूछा था इसलिए हमने सी को सही कहा, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मीरा प्रैक्टिसेस गिटार आफ्टर स्कूल एज शी लव्स द एक्टिविटी एंड फाइंड्स इट वेरी सेटिस्फाइंग। शी इलस्ट्रेटेड डैश, यानी मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। मीरा एक बच्ची है, टीचर भी हो सकती है, अभी हम यहाँ बच्चा ही मान के चल रहे हैं। मीरा क्या है? एक बच्ची है जो स्कूल के बाद अपना गिटार प्रैक्टिस करती है। कोई बच्चा होगा जो डांस प्रैक्टिस करता होगा, क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब सेटिस्फैक्शन बाहर दुकान पे तो नहीं मिलता है ना, सेटिस्फैक्शन दुकान पर नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन बाहर लेने नहीं जा रही है, यानी गिटार बजा के सेटिस्फैक्शन आ रहा है, कहां? अंदर। तो रीजन बाहर नहीं है। गिटार बजाने से रिवॉर्ड नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। एनईपी पूरा वीडियो देखा है, फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस की कमी है ना सोनम। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, है ना। अगर हम समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को और उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी 2 बूंद जिंदगी की हमें नहीं पिला पाएगा। ठीक। बी ऑप्शन 90%।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि रीजन बाहर नहीं है तो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है बच्चे का, यानी जो केंद्र है अभिप्रेरणा का वो अंदर है, इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, रीजन बाहर नहीं है। एक्सट्रिंसिक है कि रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, बाहर वाली चीजों के लिए करती, तब तो एक्सट्रिंसिक होती। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, और 4 सवाल हैं फिर आप सो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशियो इमोशनल लर्निंग, यानी सामाजिक सांवेगिक अधिगम को कौन एक प्रमोट करता है, यानी समाज और आपके इमोशंस दोनों को समझा जा रहा है, बच्चों को ग्रुप में भी सिखा रहे हैं और उसके इमोशंस को भी समझ पा रहे हैं। ये कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में। एनकरेज करेंगे कंपटीशन को। कंपटीशन को एनकरेज करने का मतलब है आप किसी को नहीं समझ रहे, ना बच्चे के इमोशंस को, ना उसको ग्रुप में सीखने का मौका दे रहे हैं। कोअर्सिव डिसिप्लिन, जबरदस्ती थोप देंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अंदर से बाहर आने की चीज है। डिसिप्लिन इज लाइक लव, अपने आप हो जाता है ना। जब आप हंसी आ रही तुम्हें हंस लो, और इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, इनको प्यार के नाम पे हंसी आती है, सबके सब एकदम जाग जाते हैं, आधी नींद से खड़े हो जाते हैं कई लोग, अरे क्या बोला, है ना। तो अगर हम बात करें डिसिप्लिन इज लाइक लव, कि ये अंदर से आना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। बाहर से थोपेंगे तो गड़बड़ है वो, ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, हर जगह काम करेगा पेडागोजी में। तो अपने आप को तो समझ में आता है, थोपने से थोड़ा ना। पिताजी ने कहा नहीं यही सबसे बेस्ट लड़का है, इससे अपने आप प्यार हो जाना चाहिए, वो फिर गड़बड़ है। तो डिसिप्लिन आप डंडे से नहीं लाएंगे, बच्चे के अंदर से आना चाहिए, उसको मजा आएगा क्लास में तो अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा। अभी आप कैसे 30,000 लोग देख पा रहे हैं चुपचाप से, शांति से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने आप डिसिप्लिन कर लेते हैं। कोई कुछ कहता भी है तो उसको समझाते हैं अरे शांति से पढ़ ले भाई, ठीक है। तो ये क्या है, डिसिप्लिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोऑर्सिव नहीं होना चाहिए, थोपा हुआ डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, यानी सोशियो इमोशनल, यानी इमोशनल और सामाजिकरण दोनों ही ठीक से ध्यान में रखे जाएंगे। क्यों? जब टीचर जो है तदानुभूति रखने वाला हो, बात को सुनने वाला हो, एम्पैथेटिक हो, बच्चे के इमोशंस को फील कर पाए, मजाक ना उड़ाए उनका, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स, ये खराब बात है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, देखो अभी भी हंसी आ रही है कुछ लोगों को। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, फ्री मिलेंगे। क्वेश्चंस करा दूंगी एक वीडियो में सोनम, मैं एनईपी की, डोंट वरी, वो मैं कराऊंगी, मुझे याद है, डोंट वरी, ठीक है ना। समझ रही हूँ मैं आपकी बात। तानिया बहुत बढ़िया, 30 आउट ऑफ 30 आए। हिमांशु दी, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। अभी ऐसा और भी लगेगा कुछ लोगों को, अभी लगने से परे जाकर के इस बारे में सोचना अभी के लिए छोड़ देना है। अब आपके पास समय है, हद से हद क्या होगा, नहीं होगा, जबकि ऐसा होगा नहीं अगर आप अभी से भी ध्यान से बस सिर्फ पढ़ के मजे लेके पढ़ रहे हैं कि मुझे जो कराया जा रहा है वो समझ आ रहा है और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो हो पा रहे हैं। बाकी सारे एक्सपेक्टेशन साइड रख दीजिए कि फेल हो गए के पास, ठीक। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, जो पहले से कर रहे हैं वो तो कॉन्फिडेंट होंगे, थोड़ा बहुत डर उनको भी लगेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स एरर्स, बच्चों की गलतियों के बारे में कौन सी बात सही है। बच्चों की गलतियों को मैंने सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया नोट्स में कि गलतियां अच्छी चीज हैं, ठीक है, इनसे आप समझते हैं बच्चे की थिंकिंग को। तो एरर्स हेल्प द टीचर्स इन लेबलिंग, ये तो खराब बात है। एरर्स से क्या होता है, फेल कर सकते हैं आप, बच्चों को मौका मिल जाएगा, नहीं। अपॉर्चुनिटी है टीचर्स को समझने के लिए कि बच्चा सोचता कैसे है, ये बात सही है कि आप उसकी थिंकिंग को समझ पाएंगे गलतियों को देख करके कि कहाँ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि गलतियों को तुरंत रेक्टिफाई कर दें, ऐसा नहीं है, और उनको कहें कि भाई दोबारा से 10 बार लिखो, वो सब बेकार की बात है। सी ऑप्शन, आप बच्चे की थिंकिंग समझ पाते हैं गलतियां देख करके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कौन से जो तत्व हैं, कारक हैं, वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी लिंक दे दूंगी। क्यों दुखी हो रहे हो, नोट्स मिल जाएंगे, फ्री नोट्स हैं, कोई टेंशन नहीं है। कल होपफुली इस टाइम आपको नोट्स मिल रहे होंगे, हर दिन मैं यही कहती हूँ, बट फिर उसमें इतना काम बढ़ जाता है। देखिएगा, इमोशनल फैक्टर्स लर्निंग को प्रभावित करते हैं, यानी कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। लगभग सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, आप याद रखिएगा। बस बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं करना चाहिए, आर्थिक स्थिति से प्रभाव नहीं आना चाहिए, करता वो भी है हालांकि, बट जनरली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आर्थिक स्थिति को साइड रखा जाता है। तो इमोशंस जो हैं उसके, बच्चे के संवेग बिल्कुल प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्लास में। कल्चरल कंटेंट, यानी सांस्कृतिक संदर्भ, जिस कल्चर से आप आ रहे हैं बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आप रामायण महाभारत कुछ और देख रहे हैं, जिस भी कल्चर से आप आ रहे हैं प्रभाव पड़ता है उसका, कहेंगे हम, आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। मैचुरेशन, परिपक्वता, भाई आप हैं 4 साल के और आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है जो 25 साल में समझ आती है व्यक्ति में, तो फिर तो मैच्योर ही नहीं है आप अभी उस चीज के लिए। इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि है, जिस चीज में रुचि होती है ना, जैसे प्यार की बात करो तुरंत रुचि आ जाती है लोगों की, तो रुचि जहां होती है वहां हम सीख पाते हैं अच्छे से। चारों ही चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद की विशेषता नहीं है। रचनावाद यानी जहां बच्चा एक्टिव होता है, तो और विशेषता क्या नहीं होगी, जहां एक्टिव नहीं होगा बच्चा, सिंपल बात। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो यहां तो एक्टिव है। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट से जोड़ेंगे। लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, यानी बच्चे को अगर आप ग्रुप में सीख रहे हो कहोगे तो लर्निंग खराब हो जाएगी, यही गड़बड़ है, ये तो गलत है। कंस्ट्रक्टिविज्म तो कहता है कि सीखें। मीनिंगफुल लर्निंग होती है जब बच्चे ऑथेंटिक लर्निंग टास्क करते हैं, सही है। सी ऑप्शन ही गलत है और वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आज के लिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और फिर हम कुछ चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3, कक्षा 3 की एक पाठ्य पुस्तक है, यूजेस कार्टून्स एंड स्टोरीज, जिसमें कार्टून्स और स्टोरीज का प्रयोग किया जा रहा है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और कोई अलग अलग कहानियां, लक्कड़हारा, फलाना ढिमकाना और कार्टून्स अलग अलग, शिनचैन, और शिनचैन तो खैर पॉजिटिव नहीं माना जाएगा बट कह सकते हैं डोरेमोन आ गया है ना, है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन, ठीक। तो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। आजकल तो खैर हमें पता नहीं कौन से कार्टून चल रहे हैं, आपको पता होगा, आप हैं भी देखिएगा, या निशा को भी पता होगा, मजाक कर रही हूँ, दिल पे ना ले जाए कोई, है ना। देखिए अगर हम बात करें कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक की, तो कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। कहाँ, क्यों किया गया है बताइए। क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन के लिए बच्चों को एक्टिव थोड़ी रखा जाता है। बोर्डम, लीड टू बोर्डम एंड डिसइंटरेस्ट, यानी इससे बोर हो जाएंगे। अभी देखो आप ही बोर नहीं हो रहे कार्टून के नाम, तो बच्चे कैसे हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो हम हंसी मजाक कर रहे हैं बीच में, वो डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, वो और ज्यादा एक्टिव और इन्वॉल्वमेंट के लिए है, फन के लिए है। मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे की लाइफ से जोड़ देंगे आप और उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, रुचिकर बन जाएगी जो आपकी सामग्री है। कार्टून और स्टोरीज से किससे कहानियां इंपॉर्टेंट हैं। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो बता दीजिएगा। जिनको अभी भी बैच लेना हो, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस जो भी देखना हो, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब इस बैच में है, तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके यहाँ चले जा सकते हैं। जो पहले से सीटेट क्लियर कर चुके हैं, केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीप प्लस भी, वो पेडागोजी स्पेशल भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें पेडागोजी होती है डिटेल में। लाइक शेयर करना भूल गए हो तो कर दीजिएगा। कल हम 9 बजे होपफुली मिलेंगे। कल शायद मैं ऐप पर क्लासेस की छुट्टी रखूंगी, परसों एक इवेंट है तो कुछ काम है, और लेकिन हाँ यूट्यूब पे जहाँ तक है मैं क्लास आपकी लूंगी कल 9 से 9:15 हो सकता है, बट लेंगे, ठीक। टेलीग्राम पे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कल ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे, कोई और आपका फीडबैक हो वो आप बताएंगे। और जो कमिंग वीक है उसमें आपकी मैराथन शुरू हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। जैसे ही आपके नोट्स मिलना आपको फाइनल हो जाएंगे तो आपके हाथ में नोट्स होंगे और हम यहाँ मैराथन कर रहे होंगे, उन नोट्स से सारे टॉपिक्स को समझ रहे होंगे डिटेल में, ताकि वो नोट्स पढ़ के जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ तो आपके दिमाग में और चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप खुद से पढ़ेंगे और आपको एक बार समझा दिया जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। निशा दीदी को भी धन्यवाद, आई वो ऐसा कह रहे हैं लोग। 30 आउट ऑफ 30 जासिम कह रहे हैं, पावर ऑफ मी, बहुत बढ़िया। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट में छोड़ के जाना कितने नंबर आए और कैसा महसूस हुआ, कोई और कन्फ्यूजन कहीं कुछ हो तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।